गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित। कक्षा 12 की गणित में क्या संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन का एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो में। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है प्रश्न। मान लीजिए कि फलन जो x से y पर परिभाषित है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब सिंगल है, उसका प्रतिलोम एक है। अब देखिए संकेत में दिया है, कल्पना कीजिए कि फलन के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 हैं, तब सभी x y से हैं के लिए FOG1y बराबर 1y का y FOG2y है। अब फलन के इकाई गुण का प्रयोग कीजिए। आपको दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करना है, आपको केवल हल कर देना है। अब आइए हम इसे हल करते हैं। कैसे हल करना है, तो सबसे पहले जो दिया होता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित है, x से y पर परिभाषित है। अब ये क्या दिया है, यह एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एक व्युत्क्रमणीय फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है। अब उसके बाद से क्या करना है, तो जब ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो जो हमारा फलन है आच्छादक भी होगा एकाकी भी होगा। तो लिख देंगे अतः फलन f एकाकी एवं आच्छादक है। एकाकी एवं अतः फलन एकाकी एवं आच्छादक है। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ रखा है इसके पहले की वीडियो में कि फलन जो होता है, फलन का इनवर्स और फलन का, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फलन और फलन का ही इनवर्स क्या हो जाता है, एक्स होता है। ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखे हैं, इसको मैंने नोट में लिखवा दिया था। एक्स कहाँ से है, वाई से, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एक्स कहाँ से, वाई से। अब जैसे जैसे क्वेश्चन का है अब उस हिसाब से हम लोगों को करना है। कहाँ है कि फलन के दो प्रतिलोम फलन g1 तथा g2 है, तो हम लोग भी लिखेंगे कि माना कि फलन के दो भिन्न प्रतिलोम g1 व g2 हैं। फलन के दो भिन्न प्रतिलोम g1 व g2 हैं। जब ऐसा होगा तो माना यह दो भिन्न प्रतिलोम g1 व g2 हैं। अब इसे हम लोग लिखेंगे, माना यह g1x तथा g2x है। माना यह g1x तथा g2x है, x फलन है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब ये g1x और g2x कहाँ से, तो x कहाँ से है, इसमें का y से है। ये हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखे थे f इनवर्स x इक्वल टू x, तो अब यहाँ पर लिख देंगे g का फलन में g इनवर्स x इक्वल टू x। ये अब हम लोग लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं जिससे आप लोगों को जगह मिल जाए और हम लोग सॉल्व कर सकें। देखिए करते हैं, ऐसे ही लिख देना है, फलन g इनवर्स x इक्वल टू x। इधर में ये फलन नहीं होगा, ये g ही होगा, यहाँ भी ये g ही होगा। ये बस g1 है और ये क्या है, g2 है। g2 इनवर्स x, इसका मान क्या आएगा, इसका भी मान x। अब आप यहाँ से देखेंगे कि दोनों इस साइड वाले बराबर है, तो इस साइड वाला भी बराबर होगा, तो इस साइड वाला भी आप बराबर कर दीजिएगा। कैसे, तो अब आप लोग लिख देंगे g1, यहाँ पर g1 माइनस g1 का इनवर्स x इक्वल टू g2 और g2 का प्रतिलोम फलन g2 इनवर्स x। ये दोनों बराबर है। इतना आप लोगों ने लिख लिया। अब देखिए क्या लिखना है आपको।
इतना जब आप लोग लिख लेंगे तो जो यहाँ पर एफ एक्स हम लोगों ने पहले ले रखा था और हमें मालूम था कि एकाकी फलन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि एफ एक्स एक एकाकी फलन है। एफ एक्स एक एकाकी फलन है। अब f1x इक्वल टू f2x आ गया है। g2 को f1 या f2 लिखिए या g1x इक्वल टू g2x लिखिए, आप लोग लिख सकते हैं। f1x और f2x जब बराबर होते हैं, fx1 फलन x1 और फलन x2 ये जब दोनों बराबर होते हैं तो आप लोग ऑलरेडी पहले से ही जानते हैं कि जब ऐसा आता है तो क्या हम लोग लिखते हैं x1 बराबर x2 अंत में आता है, तभी हमारा फलन एकाकी होता है। आप लोग अभी तक देखे होंगे कि हम लोग किसी भी सवाल को एकाकी प्रूफ करना होता था तो लिखते थे कि x1 का x2 कहाँ से लेते थे, प्रांत से। उसके बाद से ऐसा लिखते थे कि फलन x1 बराबर फलन x2, और इसका जब भी मान x1 बराबर x2 आता था तभी हमारा फलन एकाकी फलन होता था। तो यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं, ये क्योंकि इससे पहले भी ये हमने बता रखा है आपको कि कैसे ये लिखा जाता है। एकाकी फलन को प्रूफ करने का तरीका ही यही है। जब ये दोनों बराबर है तो x1 बराबर x2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी g1x बराबर g2x हो जाएगा। g1x बराबर g2x हो जाएगा। जब g1x का प्रतिलोम g2x हुआ तो इससे ये मिला कि अतः फलन का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये हमने लिख देना है अब यहाँ पर, अतः फलन का प्रतिलोम अद्वितीय है। अतः फलन का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ था नहीं, जितना संकेत में दिया था उतना आप कर लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अब हम लोग कर लेते हैं अपने प्रश्न संख्या 11 को। देखिए क्या है, फलन जो है 1 2 3 से किस पे परिभाषित है, ABC पे। जब फलन 1 रखते हैं तो A आता है, जब फलन 2 रखते हैं तो B आता है, जब फलन 3 देते हैं तो C देता है। द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए, फलन का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि फलन का प्रतिलोम फलन है। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। हल में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि a इक्वल टू, माना कि a इक्वल टू 1 2 3 और b इक्वल टू a कामा b कामा c, इसे हम लोग मान लेते हैं। अब जो हमारा फलन है यहाँ पर दिया है ये 1 2 3 से लेकर के, अब हम लोग इसे 1 2 3 न लिख करके ये ऐसा लिख सकते हैं कि a से b पर परिभाषित है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं a का फिगर, यहाँ पर b का फिगर। ये हो गया a का, ये हो गया b का। a में लिखिए 1 2 3, इधर लिखिए a b c, ये कहाँ जाएगा a पे, 2 कहाँ जाएगा b पे, 3 कहाँ जाएगा c पे। ये हो गया हमारा a से b पर परिभाषित। देखिए हर एक जो एक एलिमेंट है उनसे एक एरो ही निकला है, तो जब ऐसा होता है तो ये हमें प्रूफ हो गया कि हमारा एकाकी है। ये क्या हो गया, एकाकी है। अब आच्छादक के लिए क्या करना पड़ता है, परिसर। तो इसका हम लोग निकालेंगे परिसर। परिसर क्या होता है, तो सब ये वाले जिससे जिससे एरो मिला होता है। परिसर का मान है a कामा b कामा c, ये हो गया हमारा परिसर। अब परिसर और सहप्रांत भी यही है, जहां से जहां पर परिभाषित होता है दूसरा वाला सहप्रांत होता है। b का मान ABC ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे परिसर इक्वल टू सहप्रांत। परिसर सहप्रांत के बराबर है। जब परिसर सहप्रांत के बराबर हो जाता है तो फलन आच्छादक है। फलन आच्छादक है। जब एकाकी और आच्छादक दोनों प्रूफ हो गया तो फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन भी है। यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय फलन है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब इसका प्रतिलोम निकालते हैं। प्रतिलोम मतलब f इनवर्स का मान निकालते हैं। f इनवर्स में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, b से a पर परिभाषित होगा। तो यहाँ पर टेबल बनाएंगे, ऐसा फिगर
इसमें रहे b, इसमें रहे a। b का मान क्या है a b c, a का मान क्या है 1 2 3। ये देखिए a से 1 पे, b से 2 पे, c से 3 पे। ये हमारा हो गया फलन का प्रतिलोम। अब यहाँ पर जो फलन के प्रतिलोम में जो एलिमेंट मिलेंगे क्या मिलेगा, तो फलन के प्रतिलोम में मिलेगा a कामा 1, फिर से b कामा 2, उसके बाद से c कामा 3। ये हुआ फलन का प्रतिलोम, ये हम लोगों ने निकाल रखा है। अब क्या करेंगे, तो अब फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम निकालेंगे। पहले इसे मिटा लेते हैं। देखिए अब क्या निकालना है, इसका भी प्रतिलोम निकालना। तो फिर से ये उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलन का प्रतिलोम का प्रतिलोम। अब क्या हो जाएगा, तो अब यह ए से फिर बी पर परिभाषित हो जाएगा, ये वाला पलट जाएगा। ए का मतलब पहले लिखिए 1 2 3, इधर में बी का मतलब बाद में लिखिए ए बी सी। 1 ए पे जाएगा, 2 बी पर जाएगा, 3 सी पर जाएगा। अब क्या होगा, फलन का जो प्रतिलोम है और जो प्रतिलोम का फलन है, ये हमें क्या मिला है, तो ये हमें मिला है 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी। ये हमें फलन के प्रतिलोम का प्रतिलोम मिला। और इसे आप लोग देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आएगा कि ये तो हमारा फलन ही आ गया। तो इसकी जगह पे आप लोग फलन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का प्रूफ हो गया, फलन का प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या आ गया, तो फलन आ गया। ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा सवाल यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने 11 नंबर क्वेश्चन धीरे धीरे से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने एकदम आसान लैंग्वेज और आसान तरीके को फॉलो किया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या इसके अगला 12 नंबर को। अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्या है, मान लीजिए कि फलन इनवर्स x y पर परिभाषित है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। सिद्ध कीजिए कि फलन का प्रतिलोम फलन है, अर्थात f इनवर्स इनवर्स का इनवर्स f। जैसा पहला सवाल था सेम वैसा ही है, उसमें व्युत्क्रमणीय फलन भी चेक करना था। इस पे बताया हुआ है कि व्युत्क्रमणीय फलन है, हमें केवल ये प्रूफ करना है कि f इनवर्स का इनवर्स f है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो दिया है वो लिख लेते हैं, जो सिद्ध करना है वही हम लोग लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है कि फलन इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू फलन, हमें यही प्रूफ करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे माना जी f का प्रतिलोम फलन है, माना जी f का प्रतिलोम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, f का प्रतिलोम है मतलब f इनवर्स इक्वल टू जी। इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए एक चीज आप लोगों ने पढ़ रखा है, एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स। एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स। अब एफ ओ जी इक्वल टू भी एक्स। एफ ओ जी इक्वल टू एक्स क्यों, क्योंकि एफ इनवर्स की जगह पे हम लोग जी रख सकते हैं। एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स, तो एफ इनवर्स की जगह पे हम लोग जी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एफ इनवर्स इक्वल टू जी माने हुए थे। तो एफ ओ जी इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसको अब क्या लिखना है, हमें लिखना है कि एफ इनवर्स ओ एफ, एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू भी एक्स, एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू भी एक्स। कैसे, तो इसका ये हो चाहे इसका वो सेम होगा। तो एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू एक्स, तो एफ ओ जी इक्वल टू भी एक्स, एफ ओ जी इक्वल टू एक्स, जी इनवर्स ओ जी इक्वल टू एक्स, जी इनवर्स ओ जी इक्वल टू एक्स। यहाँ से जी इनवर्स ओ जी इक्वल टू एक्स हो गया। इसके बाद से एफ इक्वल टू ये जी इनवर्स हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू जी इनवर्स आ गया। तो ये देखिए एफ इनवर्स इक्वल टू जी था और जी इनवर्स इक्वल टू एफ हो गया। तो इसी से हमारा सवाल ये प्रूफ हो गया कि ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर कैसे लिख लेंगे, एफ इक्वल टू जी इनवर्स को जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स। तो जी की जगह पे लिखिए एफ इनवर्स और इसका इनवर्स। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये सवाल हमारा प्रूफ हो गया। कैसे हल किए हैं तो ये एक बार देख लीजिए। क्या करना है, माना कि जी एफ का प्रतिलोम है, तो एफ इनवर्स का मान यहाँ पर जी लिख दीजिए, क्योंकि लिखे हुए हैं
अब एफ ओ एफ इनवर्स इक्वल टू एक्स होता है, तो एफ ओ एफ इनवर्स की जगह पे जी, तो जी इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पर एफ इनवर्स ओ एफ भी एक्स हो जाएगा और तब क्या हो जाएगा, तो एफ ओ जी इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो जी इनवर्स ओ जी इक्वल टू भी एक्स लिख सकते हैं, इसीलिए ये जी इनवर्स है, एफ की जगह पे है तो एफ इक्वल टू जी इनवर्स, तो जी की जगह पे एफ इनवर्स लिख सकते हैं और ये इनवर्स वैसे ही रहेगा, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हल हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट में 2 बहुविकल्पी हैं, तो अब चलते हैं 13वें नंबर सवाल पे। अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। क्या है, यदि फलन R2R परिभाषित है और fx इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर है x का पावर 1/3 एक्स क्यूब x 3 माइनस एक्स क्यूब। ये हमारे 4 विकल्प हैं और ये सवाल है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब का 1/3 दिया है। जब एफ ओ एफ एक्स लिखेंगे, जब एफ ओ एफ एक्स पूछेगा तब ये हो जाएगा 3 माइनस एफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा x के जगह पर, और इसका 3 घात और इसका 1/3। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 3 माइनस में एफ एक्स के जगह पे क्या रखना है ये, तो यहाँ पर रखिए, यहाँ पर रखिए 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, अब गुणे में तो 3 है ही ऑलरेडी, का पावर 1/3, ये 3 से कैंसिल। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में 3 माइनस एक्स क्यूब पूरे का पावर 1/3। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये ब्रैकेट तोड़ दीजिए अंदर वाला इसको, तो 3 माइनस में प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अभी क्या हो गया, एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा आंसर एक्स। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 13वें का विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। अब हम देख लेते हैं अपने 14 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है, मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू 4x/3x प्लस 4 द्वारा परिभाषित एक फलन f जो r से r माइनस 4/3 से परिभाषित है r पर, f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र g परिसर f r माइनस, ये सब वही दिया है कि मतलब फलन का प्रतिलोम, हमें साफ साफ बात क्या है कि इसका प्रतिलोम निकालना है। किसका, तो फलन x का। फलन x हमारा है क्या, तो 4x/3x प्लस में 4। प्रतिलोम कैसे निकालते थे, तो एफ एक्स के जगह पे y रखते थे, तो y इक्वल टू 4x/3x प्लस 4। इसके बाद क्या करते थे, तो सारे वैल्यूओं को एक साइड ट्रांसफर करते थे, x को छोड़, तो ये इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। अब ये 3xy को भी उस साइड भेज दीजिए, तो 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy। अब इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा 4y इक्वल टू 4 माइनस 3y, इधर बच जाएगा x। अब देखिए ये इसके बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4y बटे में 4 माइनस 3y। ये 4 माइनस 3y यहाँ पर बटे में आ गया, तो x बराबर 4y बटा 4 माइनस 3y। आप लोग x के जगह पे gy दिया है तो gy लिख सकते हैं। x रिप्लेस किससे करना है, gy से, तो gy से रिप्लेस कर दीजिए, तो gy इक्वल टू 4y बटे में 4 माइनस 3y। आप लोगों को ध्यान से विकल्प लगाना है क्योंकि सारे विकल्प एक दूसरे के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। 4y 3y, तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, ये दोनों सही। 4y नीचे में देखना है 4 माइनस 3y, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीटली हल कर चुके हैं। अब अगले दिन इसका आगे में जो थ्योरी है 1.4 के लिए वो पढ़ेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका हमारे चैनल पे धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आपको डेली बाय डेली हम क्लास 12 के मैथ को पढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि आपको आसानी से आपके घर बैठे कोई भी डाउट हो तो आपके पास मिल सके आपके मोबाइल में ही। धन्यवाद।